हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एक्सपेरेंट, अभी तक आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे थे। इंडियन एविडेंस एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? किसी भी लिटिगेशन में एक वकील के लिए सबसे ज़रूरी है वो है विटनेस, क्योंकि विटनेस को आप प्रेजेंट करके भी केस जीतते हैं और उसे क्रॉस में हरा कर भी केस जीतते हैं। जस्टिस तभी मिलता है जब आप क्रॉस में विटनेस को क्या करते हो, अनवर्दी साबित कर देते हो। यानी कि विटनेस का बहुत बड़ा रोल है। इफ़ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ विटनेस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये समझ लीजिए आपने 70% एविडेंस को समझ लिया है। अब विटनेस कौन होगा? हु कैन बी विटनेस? दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर मैं पहले बात करूं तो देखिए, सबसे पहला क्या होता है, हमने अब तक पढ़ा एविडेंस। एविडेंस की हमने दो टाइप भी पढ़ी। कौन कौन सी टाइप थी? एक हमने कह दिया कि ओरल होता है जी, और दूसरा क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, रियल एविडेंस होते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, बाकी भी बहुत सारे टाइप हैं। लेकिन ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब सबसे पहला काम क्या होता है कोर्ट प्रोसीडिंग में? किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप एविडेंस दोगे, किस चीज़ से दोगे? आपने कह दिया कि जी फैक्ट इन इशू, जो भी कोई फैक्ट इन इशू होगा या फिर रिलीवेंट फैक्ट होगा, तो उन्हीं से जुड़े हुए फैक्ट्स का हम यहाँ क्या देंगे? एविडेंस देंगे। यानी कि द स्टेप 1, अगर मैं इसको एक स्टेप में काउंट करूं तो स्टेप 1 क्या है यहाँ पे? यू हैव टू गिव द रिलीवेंसी टेस्ट। रिलीवेंसी टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपको बताना होगा कि जो मेरा एविडेंस है ये सेक्शन 5 के तहत मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये 6 से लेके 55 तक क्या है? रिलीवेंट होता है। यू हैव टू प्रूव द रिलीवेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एविडेंस। ये आपका स्टेप 1 है। नाउ ठीक है, अब रिलीवेंट हो गया। सेकंड स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप इज टू एडमिसिबिलिटी। अब आपको क्या कराना है? एडमिट करना चाहिए कोर्ट को। कोर्ट उसको एडमिट करे। अब कोर्ट उसको एडमिट किस एविडेंस के तौर पे करेगी? तो वहाँ पे देखिए क्या क्या हमने पढ़ा था अभी तक। हमने कहा कि जी 59 में और 60 में ओरल एविडेंस के तौर पे ले लो, और 60 ने कह दिया कि जी ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जिस किसी ने खुद से सुना हो, देखा हो या फिर महसूस किया हो, वही जो है क्या कर सकता है? यहाँ पे आपका विटनेस बनेगा, डायरेक्ट विटनेस रहेगा। बिकॉज देयर इज अ गोल्डन प्रिंसिपल दैट नो हियर से एविडेंस, नो हियर से एविडेंस। बट इसकी भी एक्सेप्शन है। कौन कौन सी एक्सेप्शन है हमने पढ़ी थी? सेक्शन 6 डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे, सेक्शन 32 जिसमें टोटल 1 से लेके 8 तक क्लोज दिए गए हैं, जो है डाइंग डिक्लेरेशन भी जिसका एक पार्ट है। देन सेक्शन 45, और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट में काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। तो अब 60 की बात को तो इसने तोड़ दिया यहाँ पे। 60 ने कहा कि अपनी आंखों से कानों देखा, कानों से सुना, और उसका डायरेक्ट ओपिनियन, ये आपका ओरल एविडेंस होता है। क्या किसी और दूसरा क्या है? सेकंड एविडेंस क्या होता है? सेकंड एविडेंस आपका यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ डिफाइन किया गया? अंडर सेक्शन 61। इसी में एक और इंक्लूड है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब ये कहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ पे इंक्लूड है? सेक्शन 65A। अगर मैं इसको चार्ट के माध्यम से बनाने की कोशिश करूं, एक चार्ट हम बना रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत काम आएगा, साथ साथ बना लीजिए। देखिए स्टेप 1 हमारा आता है रिलीवेंसी टेस्ट। रिलीवेंसी टेस्ट को हम रिलीवेंट करते हैं सेक्शन 6 से लेके 55 तक। सेकंड स्टेप जो आता है वो स्टेप होता है आपका स्टेप 2, which is admissibility of
एविडेंस। एक तरह से इसको क्या कहा जाता है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस ये भी हम कहते हैं। अब एविडेंस को कैसे एडमिट करेंगे हम। मान लीजिए कोई एक एविडेंस है जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि ये रिलीवेंट है, दिस इज रिलीवेंट एविडेंस। नाउ आपको कराना है इसे क्या, एडमिट कर ले कोर्ट। अब कोर्ट इसे एडमिट 3 जगह से करेगा, देखिए कहाँ कहाँ से करेगा। सबसे पहला क्या है, सेक्शन 59, जहां पे इसको ओरल एविडेंस के तौर पे। देन योर सेक्शन 60 जो कहता है कि जी डॉक्यूमेंट्री करा लो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरा ये। और थर्ड वन जो है इसी में इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, यानी कि 65A। ये तीनों सेक्शन है जो ये कहते हैं कि आप यहाँ पे ओरल एविडेंस दे सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं, यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दे सकते हैं एविडेंस के तौर पे। अब 59 की मैं बात करूँ तो 59 में देखिए इसके बाद सेक्शन 60 कहता है कि जी जो ये इट मस्ट बी डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब आप क्या समझते हैं, जिसने अपनी आंखों से देखा, अपने ही कानों से सुना, या अपने ही सेंसेस से क्या किया, फील किया हो, या फिर उसका डायरेक्ट ओपिनियन हो, किसी और का नहीं खुद का ओपिनियन हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट एविडेंस कहेंगे। ओरल एविडेंस जहां पे वर्ड आ जाता है क्या, ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस का मतलब ही होता है विटनेस, जो कोर्ट में बोल के अपनी बात बताए। तो सेक्शन 60 इसके लिए क्या हो गया कि भाई सुनी सुनाई बात नहीं कहनी है, यानी कि जैसे हमने भी कहा नो हियर से एविडेंस, बट इसके भी हमारे पास क्या है, कई सारी एक्सेप्शंस हैं। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाइए। अब ये कहता है कि जी 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, एक आपका प्राइमरी होता है, एक आपका सेकेंडरी होता है। ठीक है, 61 सॉरी 61 है, दिस इज 61। प्राइमरी कौन से होते हैं, प्राइमरी आपके होते हैं 62 डिफाइन करता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्राइमरी होते हैं, और 63 डिफाइन करता है सेकेंडरी कौन से होते हैं। इनकी एडमिसिबिलिटी कौन बताएगा, 64, और सेकेंडरी की कौन बताएगा, 65। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी के बारे में कौन बताएगा, 65B। यानी कि 3 अलग अलग प्रकार के, तीनों अलग अलग प्रकार के एविडेंस होंगे, और वो कैसे एडमिट होंगे ये आज आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से चार्ट को बना ले, जिससे आपकी कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम कह रहे हैं कि जी विटनेस होना चाहिए। अब हम अपने टॉपिक लेते हैं आज का, कि जो वर्ड कह दिया आपने विटनेस, तो ये विटनेस कौन हो सकता है, हु कैन बी विटनेस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच विटनेस, कितने विटनेस चाहिए। अब मान लीजिए मेरा ए और बी के बीच में मुकदमा चल रहा है, ए अपने फेवर में 250 विटनेस लेकर आ रहा है, कितने देखो 250 विटनेस लेकर आ रहा है, और बी के पास सिर्फ एक ही विटनेस है। तो यहाँ पे देखो 250 लोग विटनेस है, तो क्या यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, नो। नंबर ऑफ विटनेस से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए सेक्शन 134 आप पढ़ के देखिए, ओनली सिंगल विटनेस, ओनली द टेस्टिमनी ऑफ सिंगल विटनेस जजमेंट कैन बी पास्ड। बस वो क्या है, दैट विटनेस मस्ट बी ट्रस्टवर्दी। यानी कि ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू पूछा गया है, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि कितने विटनेस होने चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने मिनिमम विटनेस होने चाहिए अंडर सेक्शन 134। अब एप्रिसिएशन में हमने बात की थी 136 की। 136 एक तरह से क्या है, पावर है मैजिस्ट्रेट की, लेकिन इस पावर को जब यूज करेगा, क्या पावर है, टू एप्रिसिएट द एविडेंस। लेकिन इस पावर का यूज कब करेगा, जब वो देखेगा, क्या देखा सबसे पहले कि एक विटनेस आया जज साहब के सामने। अब क्या ये विटनेस बन सकता है, कैन ही बी विटनेस। तो इसके लिए दिया गया प्रावधान कहाँ पे, चैप्टर नंबर 9 और सेक्शन 118।
अपना बेयर एक्ट में सेक्शन 118 खोल लीजिए। बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ने से पहले सेक्शन 118 आपको क्या बताता है? हु कैन बी विटनेस, हु कैन बी विटनेस, कंपिटेंट विटनेस वी कैन से। इसमें देखिए टोटल अगर आपको ये करना है, यू वांट टू टेस्ट, एक टेस्ट करना पड़ेगा ना भाई किसको विटनेस माने। तो जज साहब यहाँ क्या टेस्ट करेंगे? पहला टेस्ट क्या होगा कि ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्किंग टू हिम, क्वेश्चंस की समझ होनी चाहिए। दूसरा क्या है? हु कैन गिव रैशनल आंसर्स, कैसे आंसर दे सकता है वो, उसमें रैशनल आंसर्स दे सकता है। और थर्ड क्या है भाई, क्या उसकी कोई एज भी होनी चाहिए? देयर इज नो एज, एनी एज विटनेस, एनी एज विटनेस। यहां से आपका निकल के आता है चाइल्ड विटनेस। क्या चाइल्ड भी एक कंपिटेंट विटनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सो चाइल्ड कैन आल्सो बी ए कंपिटेंट विटनेस। सेक्शन 118 आपको ये बताता है। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा इस चैप्टर का बाइफरकेशन कर लेते हैं जिससे कि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए जो आपका चैप्टर 9 है ये 118 से लेकर के 134 तक अबाउट द विटनेस के बारे में बात करता है। हु कैन बी विटनेस, कंपिटेंट विटनेस के बारे में। अब विटनेस कौन हो सकता है, ऐसा कौन से सेक्शन बात कर रहे हैं? पहली बात हमने क्या कही जो हम अभी समझ रहे थे, हु कैन बी अ विटनेस। अभी तक आपने सेक्शन 118 को ही समझा था, लेकिन इसके साथ साथ जो सेक्शन है 118, 119 डम विटनेस, 120 हस्बैंड एंड वाइफ कंपिटेंट विटनेस, 133 अकम्प्लिस, 134 जो नंबर ऑफ विटनेस की बात कर रहा है कि कितने विटनेस होने चाहिए। ऑल दीज सेक्शंस विल गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सेकंड बाइफरकेशन क्या होगी, पहले इस चीज को समझेंगे, यानी कि इन सेक्शनों को एक साथ पढ़ेंगे। अब इस विटनेस को बुला लिया तो क्या विटनेस से कुछ भी पूछ लोगे या विटनेस कुछ भी बता देगा? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई विटनेस क्या गवाही दे सकता है? विटनेस क्या गवाह क्या देता है? गवाही देता है। तो वो क्या गवाही दे सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ये कौन बताएगा? ये आपको सेक्शन 121 से लेके 132 तक, यानी कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, जैसे आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ मैरिज 122। तो इन दो चीजों में इसको डिवाइड कर लेना है। आपको बस प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पढ़ना है, हु कैन बी विटनेस पढ़ना है, और एक बार जब विटनेस समझ लेंगे हम, देन वी विल डू द एग्जामिनेशन ऑफ दिस विटनेस। इसका एग्जामिनेशन करेंगे, कहाँ करेंगे? चैप्टर 10 में करेंगे, 135 से 166 तक। इससे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंट्राडिक्ट करेंगे, कॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, इसके कैरेक्टर को, इसको इम्पीच किया जाएगा, ट्रस्टवर्दीनेस को इम्पीच भी करेंगे। यहां तक आपको किसी को डाउट है? एनीवन, एनी डाउट टिल नाउ? अब नाउ ओपन योर बेयर एक्ट। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका एक आपके माइंड के अंदर पिक्चर बना होना चाहिए कि ये चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है। इफ यू नो द एक्चुअल gist of that particular chapter, you can understand it in a better manner. तो यहाँ पे आपने इतना देख लिया कि जिस ये चैप्टर हमें बस ये बताएगा कि कौन आपका कंपिटेंट विटनेस होगा, उसकी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है, उस पर किन चीज़ों के लिए दबाव डाला जा सकता है, किन के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता, किस चीज़ की वो गवाही चाहकर भी दे सकता है और किसकी नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि विटनेस वहाँ खड़ा होकर किसी भी चीज़ की गवाही दे देगा। ठीक है, तो नाउ अपने बेयर एक्ट में सबसे पहले सेक्शन 118 निकालें। अब हम करेंगे एक एक सेक्शन का पोस्टमार्टम। सेक्शन 118 पे आ जाइए। अभी तक आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई? गुड। हु मे टेस्टिफाई। हु मे टेस्टिफाई का मतलब है कि किसको टेस्टिफाई किया जाए। हु कैन बी विटनेस। ऑल पर्सनल, सेल। सेल क्या शो करता है? जब भी आएगा सेल आपको मैंडेटरी प्रोविजन दिखाता है।
ठीक है, इट्स शोइंग द मैंडेटरी प्रोविजन। ऑल पर्सन शैल बी कंपिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। मैंने पहला टेस्ट क्या बताया था आपको, ठीक है, हु कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हु कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चंस, यही बात हमने बोली थी। पुट टू देम, जो उनसे पूछे जाते हैं, और गिविंग रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चन। सेकंड हमारा क्या था कि वो रैशनल आंसर्स दे सकता हो। बाई टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज, वेदर ऑफ बॉडी और माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड, चाहे उसकी उम्र के कारण, बहुत ज़्यादा बूढ़ा होने के कारण, किसी बीमारी के कारण, बॉडी और माइंड की हो सकती है जो बीमारी, या कोई दूसरा कॉज इसी तरह का। अब यहाँ पे देखिए इसने बहुत क्लियरली एक चीज़ कह दी है, एक्सप्लेनेशन से एक एमसीक्यू आपका बनेगा। एक्सप्लेनेशन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। इसने कह दिया कि अ लुनाटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। पूरी वर्ड पे ध्यान दें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं अ लुनाटिक इज नॉट। अब यहाँ पे वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ कम्पिटेंट लिखा है या इनकम्पिटेंट लिखा है। A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answer to them। जब तक कि वो लुनाटिक पर्सन अपनी उस प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन समझ नहीं सकता हो। देखिए सिर्फ यही दो ही टेस्ट आपको करने हैं। कोई भी सिचुएशन, चाहे आपको प्रैक्टिकल बेस दे दी जाए या कुछ भी दे दिया जाए, बट यू कैन अंडरस्टैंड दीज टू एस्पेक्ट्स ना, यू कैन गिव द बेटर आंसर। बस अपने को ये देखना है कि वो क्वेश्चन समझ सकता है, ओके, रैशनल आंसर दे सकता है, ओके, ही कैन बी कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक है, अब उसकी बात को कोर्ट कितना मानता है, एविडेंसरी वैल्यू कितनी रखता है, दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, बट ही इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस इफ ही कंप्लाई विद दीज टू कंडीशंस। अब यहीं से क्वेश्चन निकल कर आता है चाइल्ड विटनेस का। इसका चाइल्ड विटनेस, क्या एक बच्चा विटनेस बन सकता है, गवाह बन सकता है? क्या कोई बच्चा गवाह बन सकता है? ठीक है, अगर देखिए जहां कहीं भी, अब कोई बच्चा है जो कि 7 साल से कम का है, उसे क्या है, आप क्या मान लीजिए कोई एक मर्डर हो जाता है, कोई छोटा बच्चा है वो घर में देखता है उस मर्डर को होते हुए, तो क्या उसको विटनेस के तौर पे लिया जा सकता है? एक केस लो नोट कर लीजिए यहां पे, गोला येलुगु गोविंदू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दे दी थी इसमें अबाउट द चाइल्ड विटनेस। ठीक है, सो ये आपका सेक्शन 118 हो गया। अभी चलिए आप 119 के ऊपर। अब 119 से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कई चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मैंने बता दिया आपको, इसकी एक्सप्लेनेशन खुद ही बता रही है। एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ क्लियर्स अबाउट द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब 119 पे आ जाइए। 119 की लैंग्वेज पढ़ते हैं। विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, a witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by signs, but such writing must be written and sign made in open court. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence. Evidence so given
शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस, इसको हाईलाइट कर लें। सेक्शन 119 डील विद द डम्ब विटनेस। डम्ब विटनेस कौन होता है, यानी कि कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है, वो क्या है, गूंगा है। अब वो इसके अलावा किसी भी तरह से दे, अगर उसके द्वारा लिखा गया है तो उसके द्वारा साइन होना चाहिए, किसी और ने लिखा है तो भी उसके बाद साइन होने चाहिए, और ये जो उसके साइन है दीज मस्ट बी इन ओपन कोर्ट। कहाँ होने चाहिए, ओपन कोर्ट में होने चाहिए। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला के केस में आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था डैंग डिक्लेरेशन के बारे में जब हम सेक्शन 32 कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लड़की है वो अपनी मदर को किस तरह से अपने मर्डर रेपिस्ट का नाम बताती है, साइंस के द्वारा, बिकॉज उसका वोकल कोड काट दिया गया था, शी वॉज अनेबल टू स्पीक। ठीक है, सो डम्ब विटनेस का एमसीक्यू बहुत बार मैनी टाइम्स पूछा गया है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर डम्ब विटनेस किसी भी तरह से अपना एविडेंस देता है, चाहे वो लिख के दे, अब उसने क्या है, एक कागज पे लिख के दे दिया, अब आप बोलोगे कि जी ये तो डॉक्यूमेंट है, ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है, इसको हम क्या मानेंगे, ओरल नहीं मानेंगे, डॉक्यूमेंट्री मानेंगे, नहीं, ये डम्ब विटनेस है, ही इज अनेबल टू स्पीक, तो ये किस में माना जाएगा, इसको ओरल एविडेंस समझा जाएगा। पर कंडीशन क्या है कि वो साइन उसके कहाँ होने चाहिए, वो उसके होने चाहिए कोर्ट के अंदर, ओपन कोर्ट के अंदर, किसी इनकैपेबिलिटी से, ही इज इनकैपेबल टू कम्युनिकेट इन द ओपन कोर्ट, सो एट दैट टाइम ही इज मेकिंग हिज स्टेटमेंट इन रिटन फॉर्मेट। तो डम्ब विटनेस का प्लीज जरूर याद रखें। अब इसको कोरिलेट करना है, क्या करना है, इसे हमें कोरिलेट करना है, किसके साथ कोरिलेट करना है। अब यहां तो आपने कह दिया कि जी ठीक है, दिया हमने क्या, डॉक्यूमेंट, और कोर्ट ने उसको माना क्या, ओरल, तो क्या कहीं इसका वॉइस वर्सा भी होता है, यानी कि जहां पे हम दें तो ओरल एविडेंस दिया जाए और उसको क्या समझा जाए, डॉक्यूमेंट्री समझे कोर्ट। क्या कोई ऐसा प्रावधान आपके एविडेंस एक्ट में है, ये तो है 119 में, अब मैं पूछ रहा हूँ इसके बारे में, क्या ऐसा आपने कहीं भी पढ़ा है एविडेंस एक्ट में? एनी वन ऑफ यू प्लीज कमेंट, आप में से कोई भी कमेंट कीजिए, क्या ऐसा भी कहीं आपने पढ़ा है अभी तक? एनी वन? देखिए, जब तक आप सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्चुअल लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट। सेक्शन 63 किसके बारे में बात करता है, सेकेंडरी एविडेंस की, किसकी, सेकेंडरी एविडेंस की। 61 कहता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए जा सकते हैं, 62 कहता है प्राइमरी एविडेंस क्या होंगे, 63 कहता है सेकेंडरी एविडेंस क्या होंगे। 63 का क्लॉज 5 पढ़ के देखिए, oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it। यहाँ पे oral content को बताया जा रहा है, लेकिन ये क्या है, इसको सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जबकि कोई यहाँ पे ओरली बता रहा है। लेकिन ये कब बता सकता है, जब सेक्शन 65 की सारी कंडीशंस पूरी होती हूँ। सेक्शन 65 की यहाँ पे जितनी कंडीशन दी गई है, वहाँ पे टोटल 7 कंडीशंस यहाँ दी गई हैं। क्या दी गई है कि कब कोई पार्टी सेकेंडरी एविडेंस दे सकती है। फर्स्ट ही हैज़ टू जस्टिफाई दोज कंडीशंस कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ, आई कैन गिव सेकेंडरी एविडेंस, देन ही विल गिव सेकेंडरी एविडेंस। सो इस चीज़ को भी साथ में लिख लें। आप कैसे लिखते हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है। आप मान लीजिए ये आपका बेयर एक्ट है, ये ओपन बुक है, ठीक है, ये आपका ऐसे बेयर एक्ट है, दिस इज़ ओपन बुक। अभी आपके मैं कोई नोट्स बता रहा हूँ, आपको कोई चार्ट बता रहा हूँ, कोई किसी सेक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, आप क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं, ऐसे ही करते हैं आप, छोटा छोटा यहाँ भी लिख लेते हैं। या फिर इसके अलावा एक अलग से आपके पास नोटबुक होती है, आप उस नोटबुक में नोट करते हैं। जब आप रिवीजन करते हैं तो ये नोटबुक किसी और कबोर्ड में रखी होती है, ये बेयर एक्ट कहीं और रखा होता है, एंड यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट द थिंग्स। सो एट दैट टाइम you will not refer those things and your revision will be not that much efficient। सो आपको करना क्या है,
कुछ नहीं करना आपको, इट्स वेरी सिंपल। आप एक A4 का पेपर लें, इस साइज का उस पेपर को काट लें, यहाँ से उसको सेलो टेप से चिपका दें और इसके ऊपर आप जो भी आपको नोट्स बनाने हैं, जिस सेक्शन के बारे में, मान लीजिए सेक्शन 119 के बारे में लिख रहे हैं तो सेक्शन 119 यहाँ लिखिए और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिख दीजिए जो आपको नोट्स करनी है। जब भी आप डायरेक्ट रेफर करेंगे साथ साथ में ये भी रेफर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका है। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं। इस बार संडे को वी आर प्लानिंग अ MCQ क्विज। शाम को ही 7 o'clock सेम टाइम पे एक MCQ क्विज हम रखेंगे रिगार्डिंग द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब तक हमने जितना कवर किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा और मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये या तो जूम पे करेंगे या फिर गूगल मीट पे, जूम पे या गूगल मीट पे। लेकिन जो जो चाहता है कि इसको किया जाए प्लीज़ वो टेलीग्राम में कमेंट करे या मुझे मेल करें। चलिए 118 119 हो गया। आप चलते हैं 120 के ऊपर। 118 119 120 133 134 यही बताते हैं आपको कि आपका कंपिटेंट विटनेस कौन होगा, ठीक है। इन्हीं पांच को यही पांच आंसर देंगे कि हु कैन बी विटनेस। अब आजकल सबसे बड़ी बात क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ, क्या हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी एक दूसरे के लिए कंपिटेंट विटनेस हो सकते हैं? एविडेंस कैन बी एड्यूस्ड इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है, हस्बैंड भी कंपिटेंट विटनेस हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। द ओनली रिस्ट्रिक्शन बिटवीन देम इज द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मैरिज। उनकी शादी के दौरान, शादी की जो लाइफ में जो उनकी पर्सनल चीज़ें, उन पे खाली क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। वो क्या है उनका, वो उनका प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहाँ आता है, सेक्शन 122 में। ऑलवेज रीड सेक्शन 120 रीड विद 122। पार्टीज टू सिविल सूट एंड देयर वाइव्स और हस्बैंड और वाइफ ऑफ अ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स। पहले किसकी बात कह रहा है, देखिए पहले कह रहा है सभी सिविल प्रोसीडिंग्स में, फिर हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग की। In all civil proceedings, the parties to the suit and the husband or wife of any party to suit shall be competent witness। जब सूट वर्ड आ गया तो ऑलरेडी क्या है भाई, वो होंगे। तो हर सूट में क्या है, दो देम आर competent witness, competent witness होंगे। But in criminal proceeding against any person, the husband और वाइफ ऑफ सच पर्सन रिस्पेक्टिवली सेल बी कंपिटेंट विटनेस। अब एक ही बार लिख देता है यार, दो बार लिख दिया है। बट बेयर एक्ट हमेशा ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी देता है ताकि आप उसको अच्छे से चीज़ें, भाई देखिए जुडिशरी में होता क्या है, सब शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल है ना। और एक और बता दूं आपको यहाँ पे अच्छी चीज़, दे आर आल्सो कंपिटेंट विटनेस इन मैट्रोमोनियल्स। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार ADPO में, मैट्रोमोनियल प्रोसीडिंग्स में। हालांकि मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स सिविल प्रोसीडिंग्स ही होती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, सिविल में होते हैं कंपिटेंट, उसमें भी होते हैं, ठीक है। आपका बिहार ADPO का जो 2021 में पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था वहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। 118 आपने कर लिया हु कैन बी विटनेस, 119 कर लिया डम्प विटनेस और 120 कर लिया हस्बैंड एंड वाइफ विटनेस। अभी हम चलेंगे 133 पे। इसका सिर्फ हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। जो अकम्प्लिस के बारे में बात करता है, अकम्प्लिस क्या होता है, अकम्प्लिस होता है सह अपराधी, और को एक्यूज क्या होता है, सह अभियुक्त। दो वर्ड आपने सुने होंगे, को एक्यूज्ड।
जब आप सेक्शन 30 पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का तो आप को एक्यूज्ड वर्ड पढ़ते हैं, 133 पढ़ते हैं तो अकम्प्लिस पढ़ते हैं। इसको पढ़ा जाना चाहिए सीआरपीसी। ये चीज़ें पहले नोट किया करें, पहले नोट करें कि किस किस सेक्शन के साथ पढ़ना है। सीआरपीसी के सेक्शन 306 से लेकर के 308 तक। अप्रूवर, पार्डन टू दी अकम्प्लिस, वायदा माफ गवाह, जब किसी मुजरिम को ही न्यायालय गवाह बनाकर उस केस की जजमेंट देता है कि भाई तुम्हें छोड़ देंगे, तुम बता दो क्या क्या हुआ था। वो कहता है कि जी मैं भी, मेरे दोस्त भी, हम सब ने मिलकर बैंक को लूटा था। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को कि क्राइम हम सब ने मिलकर किया है, तो यहाँ पे उसको कुछ कंडीशंस पे क्या दे दी जाएगी, पार्डन दे दी जाएगी। पावर ऑफ पार्डन कौन दे सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता है, सीजेएम दे सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है। सारा चीजें हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे, लेकिन अकम्प्लिस के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब इसके साथ साथ 130, अब अकम्प्लिस के ऊपर पूरी एक दिन की क्लास होगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली मेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसके एविडेंसरी वैल्यू को समझेंगे, को एक्यूज के एविडेंसरी वैल्यू को समझेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जो सेक्शन 114 का इलुस्ट्रेशन बी। इलुस्ट्रेशन बी जो कहता है कि भाई अनवर्दी होता है टिलेटेड कॉर्पोरेटेड, कॉर्पोरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। 134 कहता है कि नंबर ऑफ विटनेस, जरूरी नहीं है कि कितने विटनेस हों, कितने विटनेस हो, नंबर ऑफ विटनेस मैटर नहीं करता है 134 में। बस इतना याद रखें, यहां से भी एमसीक्यू पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। ये तो आपने पढ़ा हु कैन बी विटनेस। अब एक ऐसा सेक्शन भी आता है जो ये भी बताता है कि वो विटनेस है कि नहीं, और ये भी बताता है कि उनके प्रिविलेज क्या है। दोनों चीज़ों का मिश्रण है, मिक्सचर है। सेक्शन 121 जो किसके बारे में बता रहा है, आपके फ्यूचर के बारे में, जजेज और मैजिस्ट्रेट। आप यही तो बनेंगे, जजेज और मैजिस्ट्रेट। क्या जज साहब को एक विटनेस के तौर पे बुला सकते हैं? विटनेस बनाया जा सकता है क्या किसी जज और मैजिस्ट्रेट को? अगर किसी भी मटेरियल फैक्ट को जज या मैजिस्ट्रेट ने बाय हिज ओन आईज, ईयर, सेंसेस, हिज ओन ओपिनियन, पर्सनली ही एक्वेंटेड दैट फैक्ट, खुद से उन्होंने उसको देखा है होते हुए, तो उनको यस दे कैन बी कॉल्ड एज विटनेस। बट प्रिविलेज क्या है? दे हैव अ जुडिशियल प्रिविलेज। मैंने कहा ना आपको कि मिक्सचर है, इसीलिए मैंने इस सेक्शन को आपको अलग से बताया है। उनका एक जुडिशियली प्रिविलेज भी यहाँ पे है। क्या जुडिशियली प्रिविलेज है? जुडिशियली प्रिविलेज ये है कि उनके जो जुडिशियल कंडक्ट है, अपना जुडिशियल कंडक्ट के तौर पे उनको कभी नहीं बुला सकते कि उसको कटघरे में आओ, तुमने ये स्टेटमेंट, तुमने ये जजमेंट कैसे पास कर दिया, कटघरे में आके बताओ। नो, यू कैन नॉट कॉल हिम। ओनली द मटेरियल फैक्ट्स। कोई भाई मान लीजिए कोर्ट रूम में एक ए है, इस चीज को समझिएगा। एक कोर्ट रूम में यहाँ जज साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक कटघरा है, यहाँ एक्यूज्ड है, यहाँ कोई विटनेस है, और ये क्या करता है, इनके सामने एक व्यक्ति आके इस विटनेस को गोली मार देता है, शूट कर देता है उसके ऊपर। क्या ये उनका जुडिशियल कंडक्ट है? नहीं। इट इज ए मटेरियल फैक्ट, ही इज द आई विटनेस ऑफ दिस मर्डर एंड ही कैन बी कॉल्ड एज ए विटनेस। सो रिमेंबर दिस थिंग, जज और मैजिस्ट्रेट को बुलाया जा सकता है विटनेस के तौर पे। यस, ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। इट इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन। किसका? इंटरव्यू का क्वेश्चन है। सो रिमेंबर दिस। इसके बाद 122 से स्टार्ट होते हैं आपके प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, यानी कि मैरिज कम्युनिकेशन। आज की क्लास में हम यहीं पे समअप करेंगे। आज आपको ने क्या क्या पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 118 में आपने पढ़ा हु कैन बी कम्पिटेंट विटनेस, हु कैन बी कम्पिटेंट विटनेस कौन बन सकता है। उसके बाद डम विटनेस 119 में, 120 में हस्बैंड और वाइफ, 121 में जजेस, 133 में अकम्प्लिस और 134 में आपके नंबर ऑफ जो विटनेस है कितने होने चाहिए। 133 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मुझे पूरा विश्वास है आपने चैनल को खुद सब्सक्राइब कर लिया है, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। हमारी फैमिली जो है एमके लीगल शिक्षा ग्रुप की फैमिली डे बाय डे ग्रोथ करेगी। आप मुझे मेल भी करें और साथ ही साथ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। आपकी जो भी मेल आती है मैं उनके क्विक रिप्लाई देता हूँ। कोई भी डाउट, किसी तरह की भी लीगल एडवाइस, यू आर फ्री टू मेल मी एट दिस mklegal6@gmail.com।
सो सी यू गाइज आवर सेम टाइम 7 PM ऑन सेम चैनल MK लीगल शिक्षा टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।